स्पार्क एड यूकॉप। बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट। ठीक है। और ये बच्चे आपके 12th क्लास का चैप्टर है, जिसमें आपको बच्चे एल सी और आर मतलब इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव सर्किट्स के बारे में जानने को मिलता है। तो इस चैप्टर में बच्चे इंपॉर्टेंट है क्या क्या। एक तो बच्चे एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, फिर एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पावर, पावर लॉसेस, पावर फैक्टर, इम्पीडेंस। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे वो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो हम बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे बात आती है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या। ठीक है। तो पहले हम अल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। तो बच्चे अल्टरनेटिंग करंट जो बच्चे है वो आपका नेचुरल करंट है। ठीक है। क्या है हमारा नेचुरल करंट है, यानी कि नेचुरली अगर हम बात करें जो हमारा करंट जनरेट होता है कहाँ से, पावर प्लांट से, या टरबाइन जनरेट जो करता है, या थर्मल पावर प्लांट जो जनरेट करते हैं, वो बच्चे कैसा करंट होता है हमारा नेचुरल। और नेचुरल किस किस नेचर का होता है हमारा, अल्टरनेटिंग टाइप होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट इज नेचुरल करंट। अगर हम इसकी बात करेंगे नेचुरल करंट में भी, तो ये होता कैसा है। ठीक है। प्रोडक्शन जब होता है तो एसी जो होता है नेचुरल जो होता है वो किस किस शेप में हमें मिलता है या किस तरीके से हमें मिलता है। उसकी बात बच्चे अगर हम करेंगे तो ये हमारा अल्टरनेटिंग है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो करंट की वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगा। ठीक है। वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ कैन चेंज विद टाइम, बोथ कैन चेंज विद टाइम। तो यहाँ पर हमें जो करंट का जो ग्राफ है ये साइन ग्राफ है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट होगा कितना होगा बेटा मेरा आई नॉट, और नीचे कितना होगा बेटा माइनस आई। ठीक है। तो आई नॉट को बेटा हम यहाँ पे बोलते क्या है, आई नॉट में क्या होता है पीक वैल्यू, और बेटा इसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं इसकी, करंट की। और यहाँ पे बच्चे ये चेंज होता है मेरा करंट का जो वैल्यू चेंज होता है वो चेंज होता है विद टाइम, ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी बच्चे आती है कितनी, ओमेगा की वैल्यू आती है कितनी, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर मेरा ये वन साइकिल है, वन साइकिल का मतलब यहाँ पर क्या है वो समझ लेते हैं। अगर मेरे मैं बच्चे एक सिंपल एक कंडक्टर ले लेता हूँ जिसकी लेंथ बच्चे ए बी है, 2 पॉइंट मैंने इस पर मान लिया इस कंडक्टर की। तो अगर ये बच्चे जो मेरा वन साइकिल है, वन साइकिल कंप्लीट होने में बच्चे टोटल टाइम लगता है अगर टी, तो टी इज़ योर टाइम पीरियड, टी इज़ योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है देन यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ना। और क्या हम बोलेंगे कि जो हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा बेटा मेरा T/2, और नेक्स्ट हाफ को कंप्लीट होने में कितना लगेगा T/2। तो फर्स्ट T/2 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट T/2 में हम लेट कर लेते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा A to B होगा। क्या होगा A to B फर्स्ट हाफ में, यानी कि फर्स्ट 0 से लेकर T/2 टाइम में आपका जो करंट होगा अगर क्या होगा A to B होगा, तो नेक्स्ट हाफ में, नेक्स्ट हाफ का मतलब बच्चे क्या, कि आपका जो टाइम पीरियड होगा T/2 से T के लिए, इस टाइम में क्या होगा आपका जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B to A। यानी कि एक वन साइकिल में आपका जो करंट होगा वो 2 बार चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा 2 बार चेंज होगी। और इन दोनों ही बार में आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी बेटा चेंज होगी। पहले आप यहाँ पर देखें तो बच्चे यहाँ पर करंट आपका 0 था, फिर करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम दैट इज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। देन जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा फिर यहाँ पर मैक्सिमम के बाद ये घटेगा, 0 तक रीच करेगा, फिर और घटेगा घटेगा, फिर यहाँ पर बच्चे क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा ये, और फिर बढ़ता हुआ ये कर्व ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो आपका जो करंट है, आपके जो करंट का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है बेटा वो भी चेंज हो रही है विद टाइम, और जो डायरेक्शन है बेटा वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये किस में होता है बेटा, एसी में होता है, अल्टरनेटिंग करंट में। क्लियर। अगर आपको टाइम पीरियड नोन है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे बेटा हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 1 अपॉन में टाइम पीरियड, कितनी आएगी 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो यहाँ से बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको बच्चे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई/कैपिटल T। ठीक है। तो 2 पाई/कैपिटल T इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज योर एफ। क्लियर। तो बच्चे अगर आप यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारी, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। और पर सेकेंड, कि एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जो आपकी प्रिपेयर होंगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अगर हम आगे इसकी बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसमें बच्चे और भी हमारी इक्वेशंस का जो कंडीशन आता है कि हम बच्चे जो हमारा एसी करंट होगा या जो हमारा एसी सोर्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके बच्चे सिंबल से हमारे, तो एक सिंबल तो बच्चे आपको ये मिलेगा जनरली, इस तरीके का सिंबल है, ये एसी सोर्स का सिंबल है।
ठीक है, या आप सिंपली ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, साइन वेव। और बच्चे अगर हम बच्चे बात करेंगे इसकी इक्वेशंस की, एसी करंट्स की, तो वो कितना मिलता है बच्चे हमें, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन आपको मिलेंगी जनरली साइन या कॉस की फॉर्म में। तो करंट कितना मिलेगा, आई इज इक्वल टू में आई नॉट मैक्सिमम करंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और हम कह सकते हैं बेटा कॉस के टर्म में भी मिल सकता है आपको, आई इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जहाँ पे फाइव बटे मेरा क्या है, फाइव को हम बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, फेस। ठीक है, जनरली ये फेस बच्चे आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, फेस की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। बट इस फेस से हम जब हम फेस डिफरेंस की बात करेंगे या फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो ये फेस वहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो ये फेस जीरो कब होगा और कब नहीं होगा, ये वाली बातें हमें सर्किट्स देख के पता लगता है। पर जर्नली हम क्या लेकर चलते हैं कि फेस हमारा क्या लेकर चलते हैं, हम जीरो लेकर चलते हैं कि आपका जो कर्व होगा वो आपका जो वेव डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे आपको इस वाले डायग्राम में नजर आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जीरो से। अगर कोई वेव आपकी जीरो से स्टार्ट होती है दैट मीन्स आपका फेस कितना होगा, जीरो होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि बच्चे, ये तो बच्चे हमारी करंट की इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम करंट है आई नॉट या पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगी आपकी, वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू साइन। यानी कि अगर साइन का जो वैल्यू चेंज होगा तो आपका आई नॉट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज। तो आपका जो ओवरऑल चेंज कहाँ मिलेगा आपको, इस आई के साथ। ठीक है, ओवरऑल चेंज कहाँ मिलेगा बेटा आपको, आई के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, साइन के रिस्पेक्ट में। ये दोनों ही इक्वेशन मेरी जर्नल इक्वेशन है किसकी बेटा, करंट की। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज के लिए निकालते तो वोल्टेज आपको कितना मिल जाएगा, वी इक्वल टू में वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सिमिलरली ये तो साइन के टर्म है, आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू में वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो आप वोल्टेज को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लेंगे बच्चे, जो आपको ये फॉर्म दी होती है वोल्टेज की, जो मैंने आपको ये इक्वेशन लिखकर दिखाई है और करंट की जो आपको मैंने दो इक्वेशन लिखकर दिखाई है, ये आपका आरएमएस करंट है और आरएमएस वोल्टेज, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस होता क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एसी में बच्चे आपको सिंबल्स मेन है कि सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपके घरों में जो आती है वो बच्चे एसी ही आती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो कितने वोल्ट की आती है आपके घरों में, आती है बच्चे 220 से लेकर, ठीक है, 250 वोल्ट तक तो आपका वोल्टेज आता है। ठीक है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है बेटा 16 एम्पियर। और बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होती हैं आपकी, 50 साइकिल्स। क्लियर। तो 50 साइकिल्स मिलना आपके सोर्स में, वो कहाँ अप्लाई होता है बच्चा, आपके होम होम कंडीशन में, या आपके जो आपके नॉर्मली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ही 50 हर्ट्ज ही आता है। ठीक है, तो आपका जो जर्नल फ्रीक्वेंसी है हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम करंट इज 16 एम्पियर इन सिंगल फेज एंड वोल्टेज इज योर 220 टू 250 वोल्ट। ठीक है, इन सिंगल फेज। आगे चलते हैं बच्चे, डीसी की अगर हम बात करेंगे तो डीसी बच्चे बहुत सिंपल सा करंट है। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो मेरा ये हमारा कन्वर्ट किया जाता है किससे, आप एसी से, एसी करंट से या एसी वोल्टेज से आपको कन्वर्ट करना होता है किससे, किसमें बेटा, डीसी में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए टू डी कन्वर्टर लेते हैं, ए टू डी कन्वर्टर। ठीक है, या आप एडीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडीसी क्या करता है बच्चे, आपका डिवाइस ये आपका एसी से, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में। कन्वर्टर हमारे कई तरीके के होते हैं, उसकी बात बच्चे हम बाद में करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल तो हम ये समझते हैं कि एसी में तो क्या होता है बेटा, करंट का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो बहुत चेंज होगा। यानी कि एसी में डायरेक्शन और करंट दोनों चेंज हो रहा था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे थे हमारे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में हमारा डायरेक्शन भी क्या रहती है, सेम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ क्या रहेगा बेटा आपका, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ग्राफिकली समझेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर मैं यहाँ पर बच्चे वोल्टेज की इक्वेशन लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको नजर आएगा बच्चे के टाइम पर ये डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका 5 वोल्ट था, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम बच्चे 2 सेकेंड है और यहाँ पर बच्चे 5 सेकेंड है, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा और मुझे यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। यानी कि आपके टाइम के साथ आपका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। पोलैरिटी की बात करेंगे तो ये पहले भी पॉजिटिव था और ये 2 सेकंड पे भी पॉजिटिव था और 5 सेकंड पे भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये कि इसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी। तो पोलैरिटी चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होना, बात एक ही है। ठीक है,
आप पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव यहाँ, और नेगेटिव की बात करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा इसके नीचे, ये वाला ग्राफ, ये -5 वोल्ट है। तो आपका यहाँ पर भी देखेंगे तो आप 2 सेकंड पे आपको 5 सेकंड पे आपको -5 वोल्ट ही मिलेगा, यानी कि 5 इज द वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी बेटा क्या नहीं हो रहा है चेंज, और पोलैरिटी भी क्या नहीं हो रही है बेटा चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों ही चीज़ें चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे कि जो मेरा करंट है वो क्या है, मेरा डीसी करंट है। इसमें बच्चे समझने वाली बात है कि जब करंट चेंज ही नहीं हो रहा है, करंट जब चेंज ही नहीं हो रहा तो इसकी बच्चे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी बेटा, जीरो। ठीक है, तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अगर हम बच्चे स्टोरेज की बात कर लें, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो एसी करंट होता है ये हमारा नॉन स्टोरेजेबल होता है, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, पर जो डीसी है उसको बेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो डीसी करंट आपका क्या होता है, स्टोरेजेबल होता है। ये कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है बच्चे, बैटरी हो गया, आपकी बैटरी के अंदर जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन वगैरह में जो बैटरी लगी होती है उसमें आप क्या करते हैं, चार्ज स्टोरेज करते हैं ना, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है आपका। तो डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है और एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बच्चे ये बताना है कि एसी ज़्यादा डेंजरस होती है या डीसी, ठीक है, एसी या फिर डीसी, तो इन दोनों में सबसे डेंजरस कौन सी होती है सबसे ज़्यादा, ये चीज़ बच्चे आप सर्च करेंगे और बच्चे आई होप कि आपको आंसर मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट समझते हैं बच्चे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो होती है करंट की या वोल्टेज की वो होती क्या, ठीक है। देखिए आरएमएस का पहले हम बच्चे सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है बच्चे। इसको हम बोलते हैं, आरएमएस को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने एसी में देखा था, एसी के ग्राफ में बच्चे अगर अगर आप बात करेंगे करंट के ग्राफ की, तो करंट के ग्राफ में आपको क्या मिला कि आपका जो कर्व है, आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जा रहा था। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो करंट की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने करंट मान लिया, करंट और टाइम का ग्राफ है, करंट और टाइम का ग्राफ है। तो आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। मैं मान लेता हूँ बच्चे यहाँ पर मुझे मिला I1, फिर नेक्स्ट पर मुझे मिला I2, फिर मुझे नेक्स्ट पर मिला I3, सो ऑन। तो मुझे n नंबर ऑफ करंट मिल सकते हैं। तो मैं बच्चे मान लेता हूँ कि वैल्यूज ऑफ करंट्स जो हमारे होंगे, ठीक है, कितने होंगे, मैं मान लेता हूँ I1, I2, I3, सो ऑन अप टू IN। और अगर ये सारे करंट बच्चे चेंज होंगे तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। और अगर बच्चे मुझे इन करंट्स की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आपके घर में जो करंट या वोल्टेज आपको नज़र आता है आपके मीटर्स वगैरह में, वो कौन सा करंट होता है, आरएमएस करंट होता है। क्लियर, जो आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं वो कौन सा करंट देते हैं आपको, आरएमएस। अगर मुझे बच्चे इन सभी करंट्स की वैल्यू मुझे पता है कि मेरे नंबर ऑफ करंट्स कितने हैं, ठीक है, और मेरे पास एन नंबर ऑफ करंट्स हैं, ठीक है, और अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकाले तो मैं आई आर एम एस कैसे निकालूंगा बच्चे, आई आर एम एस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके तरीका क्या है, मैं क्या करूँगा बच्चे, जो आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए हम उल्टा चलते हैं, कैसे चलते हैं बेटा, उल्टा। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ईच करंट का। तो स्क्वायर करने पर क्या आपको क्या मिलेगा, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन अप टू IN का स्क्वायर। फिर बेटा हम किसका क्या निकालेंगे, मीन। मीन को बेटा हम एवरेज भी बोलते हैं ना, एवरेज और मीन बातें की है। मीन कैसे निकालेंगे, जितने भी करंट का आपने स्क्वायर किया है इन सभी स्क्वायर्स का हम मीन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इन सभी का स्क्वायर को सम कर देंगे, कहाँ तक बेटा, n तक। और मीन निकालेंगे सारे स्क्वायर्स का, जब हम सम करेंगे और फिर बेटा डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे क्या मिला, स्क्वायर, और फिर बेटा यहाँ पर मुझे क्या मिला, मीन। अब मुझे क्या लगाना है बेटा, रूट। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे बेटा, इस पूरे पर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ रूट लगाने से आपको क्या मिल जाएगा, मीन रूट मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ से जो ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी किसकी मिलेगी बेटा, आरएमएस की। ये तो हो गया मैथमेटिकली समझना, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है कि आपका आरएमएस करंट कितना होगा, और आपको बचे इन सभी करंट्स में, इन सभी करंट्स में अगर आपको ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, इन सभी करंट्स की वैल्यू आपको नोन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू को अगर बेटा मैं आई नॉट मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, आई नॉट। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इन सभी करंट्स में I1 से लेकर IN में जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू बेटा अगर आई नॉट है,
ठीक है, जिसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा? पीक वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर आपको पीक वैल्यू पता होगी या मैक्सिमम वैल्यू पता होगी, देन बेटा यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्ट योर आरएमएस करंट। हाउ? तो फॉर्मूला इज कि आई आर एम एस जो बेटा आपका होता है वो कितना होता है? आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 0.707 ऑफ आई नॉट। इट मीन्स ये कि अगर आपको बच्चे मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको करंट का, तो आप आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वी आर एम एस कितना आएगा बच्चे मेरा? वी आर एम एस मेरा मुझे यहाँ से मिलेगा वी नॉट बाय रूट। तो वी नॉट यहाँ पर क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू। और उसको अगर बच्चे और सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 0.707 ऑफ वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अगर आप बच्चे यहाँ से एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू के लिए बच्चे कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि जो आपका आरएमएस वैल्यू है, जो आपका क्या है बेटा? आरएमएस वैल्यू जो आपका होगा, आरएमएस वैल्यू आपका हमेशा आप हाफ साइकिल के लिए भी निकाल सकते हो और आप फुल साइकिल के लिए भी निकाल सकते हो, दोनों के लिए निकाल सकते हैं आप। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए भी, फुल साइकिल के लिए। ये जैसे मैंने ये कर्व बनाई, ये हाफ साइकिल है, और ये अगर ये आगे और जाता है तो ये फुल साइकिल हो गई। तो आप क्या कहते हैं बच्चे कि जो आपका हाफ साइकिल के लिए भी आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं और आप फुल साइकिल के लिए भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप बात करेंगे किसकी? एवरेज की, तो जो आपका एवरेज करंट है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए बेटा हाफ साइकिल के लिए। ऐसा क्यों? तो मैं मान लेता हूँ कि बच्चे जो मेरा मेरे एक कंप्लीट साइकिल में मेरा करंट जो है वो 2 बार चेंज हुआ, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 बार चेंज हुई। कितने बार? 2 बार। तो अगर बच्चे मेरी दो जो करंट की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी? 0.I01 और I02। ये दो मैक्सिमम वैल्यूज़ है मेरी एक हाफ साइकिल में या फुल साइकिल में। तो ये फुल साइकिल में मेरी 2 बार करंट चेंज होगा। मैं इसको बच्चे ग्राफिकली आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। लेट की बेटा ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? I01 मिल रही है। और यहाँ पर बच्चे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? I02। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिलेगी वैल्यू बच्चे आपको I02 मिल जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि अगर आपको एवरेज निकाले तो एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यूज़ का सम मैं अगर कर देता हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? यहाँ से मुझे मिल जाएगा एवरेज करंट। पर यहाँ से मुझे डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाला जो कर्व होगा, नीचे वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, इस कर्व में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या मिलेगी बच्चे आपको? पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो कितना लिखूँगा बेटा? आई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे? 0। तो हम ये कहते हैं कि जो एवरेज करंट होता है फुल साइकिल में वो 0 आता है, क्योंकि उसमें दो पल्सेस होंगी। एक पल्स का मैक्सिमम करंट पॉजिटिव आएगा तो दूसरे का क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। तो दोनों का जब मैं मीन निकालूंगा या एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चे? ऑलवेज 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि एवरेज करंट अगर आपको निकालना है तो वो हमेशा किस में निकलेगा बेटा? वो हमेशा हाफ साइकिल में निकलेगा, और फुल साइकिल में हमेशा कितना आएगा? 0। क्लियर? तो जो हमारा, जैसे हमारा यहाँ पर आरएमएस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, यहाँ पर आपको आरएमएस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो वैसे ही बच्चे हमारा क्या होता है? एवरेज करंट का भी आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चे सबसे पहले ना कि हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या आता है। तो एवरेज करंट के लिए हम निकालते हैं बच्चे कि जो मेरा एवरेज करंट होता है वो होता है बेटा 2I0/पाई। ठीक है, और अगर आप वोल्टेज की बात करेंगे वी एवरेज की, तो वो कितना आएगा बेटा? टू आई 2V0/पाई। तो वी नॉट यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। और आई नॉट यहाँ पर क्या है? मेरी मैक्सिमम करंट। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। और अगर आपको बच्चे और सिंपल वे में समझना है तो यहाँ से जो आपको आई एवरेज मिलेगा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 0.636 ऑफ आई नॉट। और आपको वी एवरेज अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा बच्चे वो आपका? 0.636 ऑफ वी नॉट। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पता है, और अगर आप 0.636 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको कौन सा करंट मिल जाएगा बेटा? एवरेज करंट। और वैसे ही आप क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज निकाल सकते हैं। इतनी बात बच्चे आपको क्लियर होगी? ठीक है, हम चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड टॉपिक नेम इज आर सर्किट। ठीक है, आर सर्किट का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है? आर सर्किट का मतलब है रजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या कंटेन हो बेटा? एक रजिस्टिव लोड या रजिस्टेंस। क्लियर? आपको बच्चे कुछ बातें यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या। कि एक तो बच्चे जो आपका एल है, इंडक्टर,
और आपका दूसरा का एलिमेंट कौन सा, कैपेसिटर, ये दोनों बच्चे एसी एलिमेंट है। ये दोनों ही क्या है बच्चे, हमारे एसी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका इंडक्टर और दोनों ये कैपेसिटर भी, ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसी एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चे, और जो हमारा रजिस्टर है ये बच्चे नादान है, ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो भी तो उस कंडीशन में आपके रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका रेजिस्टेंस सिंपली किसी भी कंडक्टर का किस पर डिपेंड करता है बच्चे, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका आर होगा वो बच्चे ना तो V पर डिपेंड करता है ना ही आई पर डिपेंड करता है। आर किस पर डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ मटेरियल पर और आपके कंडक्टर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, सिमिलर। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे आपको एसी सोर्स यहाँ पर गिवन है, तो एसी सोर्स की इक्वेशन बच्चे हम क्या बनाएंगे जनरली, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा एसी सोर्स का वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मुझे वोल्टेज की इक्वेशन तो यहाँ पर पता है, करंट कितना फ्लो करता है, मैंने मान लिया बेटा आई फ्लो कर रहा है। तो आई के लिए मुझे अगर इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पर जो रजिस्टिव लोड लगा है बच्चे, ये रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ अगर ये आर है, उस कंडीशन में क्या बनेगा हमारा करंट का इक्वेशन। अगर मुझे वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है और मुझे अगर करंट निकालना है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, तो जो मेरा V इक्वल टू कितना है, हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी है। और अगर मुझे बेटा क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट की इक्वेशन क्या आएगी, करंट की इक्वेशन आएगी, करंट होता है बच्चे मेरा V अपॉन में आर। और अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ बच्चे, तो कितना मिल जाएगा मुझे, V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। क्लियर। और V नॉट बाय आर मुझे क्या दे देगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस मुझे क्या दे देगा बेटा, मैक्सिमम करंट। क्या दे देगा, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आई। और मुझे V की इक्वेशन पता है। और अगर बच्चे मैं बात करूँ वोल्टेज और करंट की बात, तो यहाँ पर बच्चे वोल्टेज और करंट में आप देखेंगे कि जो आपका वोल्टेज करंट तो आपको मिल ही गया, एंड बेटा आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, V इक्वल टू में वी नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है। आप इसमें देखेंगे बच्चे, जो आई नॉट है और वी नॉट है, सिर्फ इन दोनों में ही फर्क आएगा। ठीक है, और आई नॉट जो होगा वो वी नॉट से कम आएगा, क्योंकि आई नॉट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, वी नॉट को आर से डिवाइड करना पड़ रहा था। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो जो आपका आई नॉट होगा वो कम होगा और वी नॉट क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पर बात करेंगे साइन की, इन दोनों के ही एंगल, इन दोनों के ही एंगल सेम है। इन दोनों के एंगल क्या है बेटा, सेम। तो हम ये कह सकते हैं जो मेरा करंट और जो मेरा वोल्टेज है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। जब ओमेगा टी की वैल्यू बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू जब मेरी कितनी थी इस पॉइंट पर, जीरो थी। तो दोनों ही कर्व क्या हो रहे हैं बच्चे, हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ये नीचे वाला कर्व बेटा करंट का है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो आपका जो कर्व है दोनों के ही क्या बनेंगे, साइन का कर्व बनेगा। और साइन का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, जीरो से। ठीक है, साइन पाई पर, साइन पाई यानी कि 180 पर वैल्यू कितनी जाती है, जीरो। तो आई नॉट का कर्व ये रहा, ये वाला कर्व जो है आपका ये आई नॉट का है यानी कि करंट का। और ऊपर वाला कर्व किसका है बेटा, वोल्टेज का। तो ये आपको दे देगा वोल्टेज, और ये नीचे वाला क्या दे देगा बेटा, आपको करंट दे देगा। इतनी बात क्लियर है। यानी कि आप ये कहेंगे कि ये तो बच्चे कौन सा डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं वेव डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम। एक कौन सा होता है बेटा, हमारा फेजर डायग्राम होता है। तो फेजर डायग्राम में बच्चे आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ के रखिए। कैसे, यहाँ पर हम देखें आपको बच्चे करंट और वोल्टेज, अगर मैं बोलता हूँ कि वोल्टेज ये लाइन से मेरी इंडिकेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आप एंगल देखेंगे, इन दोनों के एंगल सेम है। तो हम ये कहेंगे जो वोल्टेज और करंट है दोनों की डायरेक्शन बच्चे क्या रहेगी, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। इनके बीच में बेटा कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फेज की वैल्यू कितनी है, जीरो। और यहाँ पर ही फेज की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो। इसीलिए फेज डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो वी और आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए आर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना आता है बेटा, जीरो आता है। कितना आता है, जीरो। इस वाली बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फेजर डायग्राम एंड दिस इज योर वेव डायग्राम। तो ये दोनों ही डायग्राम आपको किसी भी सर्किट में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आर सर्किट में फेज कितना आता है, जीरो, याद रखना है। और करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमारा हमारा एल सर्किट। एल को बच्चे हम इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, आप प्योर इंडक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे वोल्टेज की इक्वेशन मुझे गिवन है, आप बच्चे जैसे कि मैं आपको वी नॉट से बार बार इंडिकेट कर रहा था मैक्सिमम को, आप बच्चे वी एम से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है, यहाँ पर करंट दिख रहा है। तो अगर आपने वोल्टेज की इक्वेशन को क्या माना है बच्चे, यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन को माना है आपने V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आपको करंट का इक्वेशन निकालना है।
तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से अगर जब आप करंट का इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो आपका करंट का इक्वेशन कितना मिलेगा बेटा, आई इक्वल टू मिलेगा आपको, आई इक्वल टू में आई एम बोल लो या आई नॉट बोल लो, बात क्या रहेगा सेम। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, दैट मीन्स ये कि यहाँ पर जो फेस है कितना आ रहा है, यहाँ पर फेस आ रहा है माइनस पाई बाय 2। जब आप ड्राइव करेंगे इसको तब आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ड्राइव आपको बच्चे सेल्फ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता सकता हूँ फेजर डायग्राम की और आपके वेव डायग्राम की। ठीक है, ताकि हम इक्वेशंस को जनरली यूज़ कर सकें। तो आपका इंडक्टर यहाँ पर गिवन है। आपका जो बच्चे ये आई एम यहाँ से आता है, आई एम आएगा कितना, तो आई एम को हम बोलेंगे बच्चे वी नॉट अपॉन में कितना, एक्स ऑफ एल। जहाँ पे एक्स ऑफ एल को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव, क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, किसी भी इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक्सेल बच्चे आता कितना है, इस एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, तो हम बोलते हैं बच्चे एक्सेल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। ठीक है, और सिंपली बोले तो ओमेगा एल। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सेल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो घटेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपको बच्चे यहाँ पे करंट की इक्वेशन आपको नजर आ रही है। मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा वो आपको मैंने बता दिया। वोल्टेज मैक्सिमम आपको पता ही है। अभी यहाँ से अगर आपको बच्चे देखेंगे तो वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है, या वोल्टेज में कोई फेज नहीं है, यानी कि ओमेगा टी ही आ रहा है। जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, तो आपका वोल्टेज तो जीरो होगा। वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो। यानी कि जब आपका ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होता है, जब आपका ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होगा तब आपका वोल्टेज भी कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पर आपको जीरो मिल रहा है। बट आप अगर करंट की बात करेंगे, जब आपका ओमेगा टी जीरो होगा तो क्या आपका आई भी जीरो आएगा, नहीं, आई जीरो नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ कितना बेटा, माइनस ऑफ आई एम। क्यों, क्योंकि बेटा ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस पाई बाई टू। और साइन माइनस पाई बाई टू का मतलब कितना बेटा, माइनस वन। और माइनस वन को अगर मैं आई एम से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस आई एम। दैट मीन्स ये जो आपका कर्व है, जो आपको यहाँ से दिखा रखा है, ये कर्व थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा, माइनस आई है। यानी कि आपका जो कर्व होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से। और ये किसका कर्व बनेगा, आप इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखेंगे तो बच्चे ये क्या क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। तो आप इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो। किसके टर्म में बच्चे, कॉस के टर्म में। आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को आप बच्चे लिख सकते हो माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा टी का कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, नीचे से। ठीक है, और प्लस का कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ऊपर से, यहाँ से। ठीक है, समझ आ रही बात। तो आपको यहाँ से बच्चे ये कौन सा ग्राफ मिल गया आपको, ये वेव डायग्राम मिल गया। क्या मिल गया, वेव डायग्राम। आप कौन सा रह गया, फेजर डायग्राम रह गया। तो फेजर डायग्राम में अगर आप बात करेंगे बच्चे तो आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज का एंगल कितना है, जीरो। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपको बच्चे अगर आपका वोल्टेज इस डायरेक्शन में, ये आपका वी एल है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, पीछे से। इसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई टू। तो करंट क्या रहेगा, पीछे, और वोल्टेज क्या रहेगा, आगे। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपका इन इंडक्टिव सर्किट, योर करंट लैग कितने एंगल से, माइनस पाई बाई टू से। ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई टू से। किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से बच्चे इंडक्टर वाले में एक तो आपको जो क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल नॉर्मल, एक तो बच्चे आपको रिएक्टेंस निकालने के लिए आता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आता है तो वो आपको बच्चे याद होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज आप निकाल ही सकते हैं। इतनी बात अगर आपको बच्चे क्लियर, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर्किट है बच्चे आपका सी सर्किट। सी सर्किट में आपका बच्चे वोल्टेज अगेन यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आपका बच्चे जो करंट का इक्वेशन बनेगा, वोल्टेज का इक्वेशन तो क्या आएगा, V इक्वल टू में वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन कितना आएगा बच्चे आपका, यहाँ से आप ड्राइव करेंगे तो आपको करंट का इक्वेशन मिलेगा I इक्वल टू में आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर फेज कितना आता है, फेज की वैल्यू आती है प्लस पाई बाई टू। क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो करंट है, और अगर आप इसको कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस के टर्म में कितना आएगा, यहाँ आएगा बच्चे आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो आपका जो करंट है वो कॉस का कर्व बनाएगा, और जो आपका वोल्टेज है वो साइन का कर्व बनाएगा। यहाँ से आपको बच्चे नजर आ रहा होगा ग्राफ में। ठीक है। तो जो आपका करंट का कर्व है वो आपका कॉस का कर्व बना रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई है। ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, ये माइनस आई है। क्लियर। तो यहाँ से फेज़ की बात आपको पता लग गई कि फेज़ डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो करंट का फेज़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप ये कहेंगे बच्चे जो आपका करंट है, अगर आप फेजर डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, तो फेजर डायग्राम में आपको क्या मिलेगा, जो करंट है वो आगे रहेगा। ठीक है। और वोल्टेज क्या रहेगा, पीछे। तो आपका आई सी एंड वी सी। ठीक है। करंट क्या रहेगा बेटा, आगे रहेगा, कितने से, पाई बाई टू से। तो यहाँ पे करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, और इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज। ठीक है। तो ये दिस इज योर फेजर डायग्राम ना, दिस इज योर फेजर डायग्राम। ठीक है। तो आपका बच्चे एक तो बात यहाँ से पता होनी चाहिए, आई एम निकालने के लिए क्या तरीका है हमारा। तो आई एम को हम निकालते हैं बच्चे वी नॉट बाय एक्सी। ठीक है। एक्सी इज योर, एक्सी को हम नाम देते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और एक्सी की वैल्यू बच्चे आती कितनी, तो हम यहाँ से बोलते हैं कि जो मेरा एक्सी होता है वो आता है 1/ओमेगा सी। और ओमेगा कितना है बेटा, 2 पाई। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ सी। एफ इज फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से एक्सी में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मेरा एक्सी होगा, जो मेरा एक्सी होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो होगा बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा कैपेसिटर का, और अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसका, कैपेसिटर का। तो इतनी बात बच्चे आपको पता होनी चाहिए। और करंट यहाँ पर लीड करता है, करंट वोल्टेज से क्या रहता है बेटा, आगे, और वोल्टेज क्या रहता है बेटा, पीछे। ठीक है। तो ये हमारे कैपेसिटिव सर्किट में आपको वेव डायग्राम या वेव रिप्रेजेंटेशन, और फेजर डायग्राम, फेज रिप्रेजेंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और करंट की इक्वेशन जो हमारी आती है ये इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चे अगर ये रिमेंबर नहीं होगा तो आप बच्चे एलसीआर नहीं कवर कर सकते। ठीक है। एलसीआर के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्लियर हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे हमारा, अब हम देखते हैं बच्चे सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होगा, आपका बच्चे एक इंडक्टर, एक बच्चे कैपेसिटर, और एक बेटा रजिस्टर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ कौन सा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है। और बच्चे मैं इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ, दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स। ठीक है। एंड द सोर्स वोल्टेज इज V इज इक्वल टू में V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सीरीज में आपको पता हो बच्चे, सीरीज में जो करंट होगा वो सेम जाएगा, तो यहाँ से भी करंट सेम जाएगा। ये दिस इज योर L C एंड R। यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, आई, यहाँ से भी कितना जाएगा, आई, यहाँ से भी कितना, आई, तीनों से सेम जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे कि जो मेरा आई होगा, जो मेरा नेट करंट होगा, वो आई एल इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई आर होगा। यानी कि तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस आपका जो करंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज की इक्वेशन आपको दे रखी है, वी इक्वल टू कितनी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप बच्चे बात करेंगे वी एल की, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस आपको वी एल मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा बच्चे आपको वी सी, यहाँ मिल जाएगा बच्चे आपको वी आर। क्लियर। तो आप देखेंगे कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है, और करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका करंट सेम है, आपका करंट क्या है बेटा, सेम। वोल्टेज क्या है बेटा आपके, डिफरेंट डिफरेंट। तो वी एल कितना आएगा, वी एल भी आप निकाल सकते हैं, वी सी भी आप निकाल सकते हैं, और आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, वी आर। ठीक है। अगर आप बच्चे करंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो करंट तो सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसकी इसकी बात करेंगे फेजर डायग्राम की, इसकी फेजर डायग्राम। यहाँ से बच्चे हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फेजर डायग्राम की अगर आप बात करेंगे बच्चे, तो आपको नजर आएगा इक्वेशंस की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
आपका बच्चे फेजर डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो आपका जो वोल्टेज होता है इंडक्टिव सर्किट में, अगर आप एल की बात करेंगे, ठीक है, आपका अगर मान लेते बच्चे करंट आपका ये है, ठीक है, तो ये बच्चे हम मान लेते हैं कि दिस इज योर आई आर, और आई आर इज इक्वल टू आई है हमारा, और यहाँ पर बच्चे आपको क्या मिलेगा, वी आर, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में कोई लीड लैग नहीं होता, फेज डिफरेंस फेज कितना आता है, जीरो। अगर आप इंडक्टिव की बात करेंगे तो इंडक्टिव में बच्चे क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, वोल्टेज आगे होता है क्योंकि करंट -π/2 से आता है, कितने से आता है, -π/2 इंडक्टिव में, ठीक है। और कैपेसिटिव में बेटा क्या होता है, वोल्टेज पीछे होता है और करंट क्या रहता है, आगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका इस तरीके से π/2 माइनस का, और यहाँ पर बचे क्या, π/2 प्लस। तो इससे हमें उतना मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ फेज की कंडीशन अगर आपको पता होगी तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आपको नज़र क्या आ रहा है, यहाँ से बच्चे आपको नज़र आ रहा है कि जो मेरा वी एल है और जो मेरा वी सी है दोनों अपोजिट है। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में होगा ये बच्चे कि जो वी एल होगा वो ज़्यादा है किससे, वी सी से, तो वी एल लीड करेगा किसके साथ, वी सी के साथ। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा रिजल्टेंट फेजर डायग्राम बनेगा जब लीड करेगा तो वोल्टेज ज़्यादा, तो वी एल में से क्या माइनस जाएगा बेटा, वी सी। तो अगर मैं वी सी को यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ पर मुझे माइनस करने के बाद जो मिलेगा कितना मिलेगा, ये आपका वी एल है, ये आपका वी आर बोल लो, और इसको मान लेते हैं बच्चे आई है। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, माइनस होने के बाद वी एल माइनस वी सी आफ्टर कंपनसेटिंग, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, वी एल माइनस वी सी, यहाँ से वी सी रिमूव हो जाएगा। अब किन दोनों के बीच में कंपनसेशन चलेगा, अब चलेगा बेटा वी एल माइनस वी सी के बीच में और वी आर के बीच में। जब इन दोनों की कंपनसेशन की बात हम करेंगे बच्चे, ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि ये आपका वी आर है एंड दिस इज योर आई आर, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच में आपको बच्चे यहाँ से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चे वी जेड मिलेगा, दैट इज योर टोटल वोल्टेज, या आप रिजल्टेंट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये जो वी जेड आया बच्चे किसकी वजह से आया आपका, ये वी आर की वजह से और वी एल माइनस वी सी के कंपनसेशन की वजह से। यहाँ पर बच्चे एक फेस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज फाइव, ठीक है। इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा मेरा, वी एल माइनस वी सी, और इतना पोर्शन आपको क्या दे देगा, वी आर। तो अगर बच्चे आप यहाँ से एक नया एक ट्राइंगल अगर आप बनाए यहाँ से तो बन जाएगा, इसको हम नाम देते हैं ओ ए बी। तो ओ ए बी से आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा, और इस ट्राइंगल को बच्चे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बेटा हम इम्पिडेंस ट्राइंगल भी बोलेंगे, ठीक है। दिस इज योर वी जेड, दिस इज योर वी एल माइनस वी सी, एंड दिस इज योर वी आर, ठीक है, एंड दिस इज योर फेज। तो यहाँ पर जो फेस है इसको हम बेटा रिजल्टेंट फेस बोलते हैं, ये आपका वी एल माइनस वी सी है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वी आर। अब अगर बच्चे आपको बात करनी है, दिस इज योर वोल्टेज ट्राइंगल ना, तो हम क्या नाम देंगे, वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल निकालने के बाद अगर आपको बच्चे यहाँ से इम्पिडेंस ट्राइंगल निकालना है तो आप यहाँ से कुछ बातें याद रखने वाली हैं। तो जो मेरा वी जेड होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना है, आई, यहाँ पे टोटल करंट कितना है बेटा आपका, आई है, ठीक है। टोटल करंट आपका यहाँ पर आई है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको बेटा हम इम्पीडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, दैट इज योर जेड, ठीक है, जेड इज योर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस की अगर आप बात करें मुझे, तो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ योर एल सी आर सर्किट, ठीक है। आपके किसी भी एल सी आर सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पीडेंस। और आई बेटा यहाँ पर क्या है, मेरा टोटल करंट, तो आपको यहाँ से टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। ऐसे बच्चे अगर आप वी आर निकालेंगे तो वी आर कितना आएगा, आई इंटू आर। और अगर बच्चे आप वी एल की बात करेंगे तो वो कितना आएगा बच्चे आपका, आई इंटू एक्सएल। और यहाँ से अगर आप बच्चे वी सी की बात करेंगे वोल्टेज, तो वो कितना आ जाएगा, आई इंटू एक्सी। एक्सएल एक्सी क्या है बेटा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच्चे जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिल जाएंगी यहाँ से, और इंपीडेंस ट्राइंगल जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। तो अगर मैं वी एल और वी सी की जगह पर वैल्यू पुट करूँगा तो बच्चे मुझे कितना मिलेगा यहाँ से, एक्सएल माइनस एक्सी
ठीक है। वी आर की जगह पे कितना मिलेगा बेटा, सिर्फ आर, और जेड की जगह पर क्या मिलेगा, वी जेड की जगह पर सिर्फ जेड। ठीक है, तो आपका नया इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या बनेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल जो आपका होगा वो बनेगा बच्चे आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर एक्सएल माइनस एक्सी, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर जेड। जेड अगर मुझे यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अगर मुझे जेड निकालना है, जेड इंपीडेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू आप लिखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ से आएगा बच्चा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड आपको क्या दे देगा, इम्पीडेंस, क्या दे देगा बेटा, इम्पीडेंस। क्लियर। अब अगर बच्चे हम इसमें आगे चलते हैं, तो आपको बच्चे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे भी याद रखने की, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कभी कभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चे पूछ ले जाता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा आपको यहाँ से, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक तो बच्चे कंडीशन है हमारा। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन कहती है बच्चे कि अगर आपका किसी एलसीआर सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि एक्सएल की जो वैल्यू है, अगर बच्चे वो इक्वल हो जाए किसके, एक्सी के, तो उस कंडीशन में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ठीक है, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, आर। अगर ये कंडीशन बच्चे आपकी फॉलो जाती है किसी एक सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये फॉलो होगा, ये कंडीशन फॉलो होगा, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर। तो एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो जाता है, तो मेरा अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है बच्चे, मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 1/2 पाई रूट में एल सी, रूट में एल सी। तो मेरी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो सिर्फ दो एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस पर और इंडक्टेंस पर। क्लियर। तो आप यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और रेजोनेंस कंडीशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम हमारे न्यूमेरिकल्स पे। इसमें बच्चे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो हम एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अभी इस वीडियो को जब बच्चे ज़्यादा लंबा ना ले जाकर, क्योंकि एलसीआर का टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चे और जितने बाकी एलिमेंट्स हैं एलसीआर सर्किट के, क्योंकि अभी हमारा जो मेन मोटो था वो था एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस निकालना प्लस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो। ठीक है, बाकी भी और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, पावर फैक्टर है। ठीक है, वो भी हमें निकालने होते हैं। इसमें बच्चे एलसीआर में आपका जो आपका कर्व है, क्वालिटी फैक्टर कर्व, वो भी है बच्चे, तो इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। पर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बच्चे वो हम पहले कवर कर लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्योर इंडक्टेंस। आपका एक सर्किट है, आप एल सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्योर इंडक्टेंस, जिसका एल का वैल्यू मुझे गिवन है, एल गिवन है, और आई बच्चे मुझे गिवन है, तो आई में क्या मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, आई नॉट। अब वो कह रहा है बच्चे कि मुझे आरएमएस वैल्यू निकाल कर दिखाओ। आपको बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो आई आर एम एस होता है मेरा, वो कितना आता है, आई नॉट बाय रूट टू। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ पर कि आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको पता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आरएमएस करंट। फिर पीछे ये क्या कह रहा है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए। किसके लिए, कंप्लीट साइकिल। मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो आई एवरेज आता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आएगा, जीरो। तो आपको आंसर आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, कितना बेटा, आई नॉट की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे यहाँ पर, 15। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15/रूट, आंसर। क्लियर। आपका एवरेज कितना आ जाएगा, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्या कह रहा है बच्चे कि जैसे आपका एक ऐसी एसी सर्किट दे रखा है, एसी सर्किट में आपको एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है, कनेक्टेड इन 230 वोल्ट ऑफ एसी सोर्स। इसमें मुझे आपको दो चीज़ें निकाल कर दिखानी है। पहला तो बच्चे आपको निकालना है कि इंपीडेंस कितना आएगा, फिर दूसरा बच्चे मुझे निकाल कर दिखाना है फ्रिक्वेंसी कितना आएगा, तीसरा बच्चे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, चौथा बच्चे मुझे निकाल कर दिखाना है एक्सएल कितना आएगा, फिफ्थ मुझे निकाल कर दिखाना है एक्स सी कितना आएगा। ठीक है, तो हम बच्चे इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए एक एक करके बात करेंगे कितना कितना आएगा। सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि हमारा एक्सएल कितना आएगा। एक्सएल निकालने के लिए, एक्सएल निकालने के लिए आपको बच्चे क्या चाहिए होगा, 2 पाई एफ आर इंटू में एल, और एक्सी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 1/2 पाई एफ ऑफ सी। सी आपको नोन है, एल आपको नोन है, पर फ्रीक्वेंसी आपको नोन नहीं है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बच्चे अभी, जो मेरा एफ आर आता है वो कितना आता है, 1/2 पाई रूट में एल सी। एल आपको नोन है, सी आपको नोन है, आप यहाँ से क्या निकालेंगे सबसे पहले, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, एक्सएल मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एक्ससी। यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप बच्चे आपका रहेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना, सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा बच्चे, एक्सएल, देन थर्ड स्टेप एक्ससी, फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चे, आपको जेड निकालना है, तो जेड के लिए आप बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज योर इम्पिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो जेड कितना आ जाएगा बच्चे आपका, जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आपका एक्सएल एक्सी पता लग गया, आपको आर गिवन है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जेड मिल जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो चार आपके जो अननोन पैरामीटर्स हैं, अगर आपको वो निकालने तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस आपको क्या निकालना होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको बचे एसी सोर्स में जनरली क्वेश्चंस के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, अगर गिवन है तो आप वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये यूज़ करेंगे। क्लियर।